सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद आरती तिवारी मैम। आज जो है हम बिजनेस स्टडी क्लास 12th का हमने चैप्टर लिया है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है जिसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन से काफ़ी हेल्प होगी और लास्ट तक आपको बने रहना है क्योंकि लास्ट में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ में शेयर किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये पूरा सीक्वेंस चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडी चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हमने ये फर्स्ट चैप्टर लिया है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में जब हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। फर्स्ट हमारा रहेगा कि मैनेजमेंट को हम डिस्क्राइब करेंगे, साथ में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे और साथ में उसकी इम्पोर्टेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हम लोग लर्न करेंगे कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट, science and profession. So what is the role of a management as a science, as a art or in profession. Then explain the function of management. Then उसके बाद हमारा जो है appreciate the nature and importance of coordination. So हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक। तो मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हमारी एनसीईआरटी बुक में हमें एक छोटी सी केस स्टडी दी गई है। ये केस स्टडी जो है एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन की है जिनका नाम आपने सुना होगा, जमशेदजी टाटा, है ना। ये टाटा ग्रुप की केस स्टडी दी गई है। इस केस स्टडी को बहुत अच्छे से आपको थॉरो स्टडी करना है क्योंकि इस टाइप की केस स्टडीज़ के क्वेश्चन जो हैं आपको टर्म 1 के एग्ज़ाम में मतलब एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस केस स्टडी को अच्छे से स्टडी करिए और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, लेकिन उसके पहले इन्होंने यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि इंट्रोडक्शन में इन्होंने एक और केस स्टडी ली है जिसका नाम है स्मिता राय, जो कि 38 ईयर्स ओल्ड एक एंटरप्रेन्योर है और वो साउथ सिक्किम से बिलोंग करती हैं। और उनके बारे में उन्होंने किस तरह से बिज़नेस सेटअप किया और किस तरह से उन्होंने अपने टारगेट को फिक्स किया और उस टारगेट को अचीव भी किया। मतलब उन्होंने एक उनका कैंडल का बिज़नेस था तो उसमें उन्होंने किस तरह से अपने स्ट्रैटेजीज़ प्लान की, क्या स्केड्यूल रहा और उसके बाद उन्होंने कैसे अपना टारगेट को फुलफ़िल किया, तो वो पूरी एक केस स्टडी इसमें दी हुई है। लेकिन ये दोनों केस स्टडी आपको मेरे हिसाब से जब भी अच्छे से और क्लियर होंगी जब आप इस पूरे मैनेजमेंट टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मैनेजमेंट टॉपिक, राइट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप एफिशिएंटली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। सो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि मैनेजमेंट इज़ नॉट एन एक्टिविटी, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग। मतलब किस तरह से मैनेजमेंट किया जा सकता है। इट्स नॉट अ फिक्स्ड प्रोसेस, इट्स नॉट अ प्री डिसाइंड और प्री डिफाइंड प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग। मतलब हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी मैनेजिंग स्किल होती है और वो अपनी प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी प्रेजेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग उनको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली मैनेज करता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट, राइट। सो नेक्स्ट इसमें जो थ्योरी आपको थोड़ी और डिटेल में बताई गई है वो है कि मैनेजमेंट इज़ एन एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज़ अ बिग, स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, services or manufacturing organizations, any type of organization. So their management is a very important part of particular organization. तो ऐसे ही इसको अगर हम अपने जनरल टर्म्स में बोलें कि मैनेजमेंट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, एक यूनिक प्रोसेस है क्योंकि उसके थ्रू चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। यानी किस व्यक्ति से किससे कैसे काम निकलवाना, ये आपका मैनेजमेंट कहलाता है, राइट। सो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ वेरी पॉपुलर टर्म and has been used
extensively for all type of activities. All type of activities means whether the activities are इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी अगर आप इसको बिजनेस से स्किप कर दें, आप 2 सेकंड के लिए सोचें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या आप ऐसा ले लें कि आपके स्कूल में ही अगर मैनेजमेंट ना हो तो क्या आपकी प्रॉपर क्लासेस लग पाएंगी? तो क्या आपका प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। और सारे सब्जेक्ट जो है प्रॉपरली रन नहीं हो पाएंगे, सारे सब्जेक्ट की जो शेड्यूल्ड है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी हर जगह पर मैनेजमेंट की बहुत इम्पोर्टेंस है। यानी टू मैनेज एनीथिंग दैट इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट। तो मैं इसमें एक चीज़ और यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि पर्सन शुड बी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। ये मेरे हिसाब से ये एक स्किल होती है जो किसी किसी को बाय बर्थ मिलती है, और कोई जो है इसे अपने एजुकेशन की हेल्प से, अपनी स्किल की हेल्प से और उसको इम्प्रूव करता है। But here they had used 2 terms that is called as effective management और efficient management। ये बहुत important terms हैं, effective management and efficient, right? effective and efficient management, ये आप इसको यहाँ देखेंगे तो effectiveness और efficiency ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और कई बार जो है कैंडिडेट इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इफ़ेक्टिवनेस और एन एफिशिएंट, राइट। सो इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट इज़ अ मैनेजमेंट वेयर यू कैन परफॉर्म योर ऑल टास्क इफ़ेक्टिवली मतलब हम इसको यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने अपना कोई भी वर्क किया है, आपको कोई भी टास्क मिला है, उस टास्क को आप कितनी इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, ठीक है। इफ़ेक्टिवली मतलब आप उसमें इम्प्रेशन देते हैं, आप अपना अपना जो टास्क है टाइम के पहले कंप्लीट कर लेते हैं, या आप उसको कितने इफ़ेक्टिवली करते हैं, मतलब उसमें आपकी एनर्जी लेवल क्या रहेगा, राइट। एंड सेकेंड एफिशिएंटली मतलब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एफिशिएंट वे में, मतलब आपने अपना टास्क तो कंप्लीट किया है बट एट अ मिनिमम कॉस्ट, यानी आपने कॉस्ट को बहुत कम करके वहाँ पे अपनी एफिशिएंसी के थ्रू वो टास्क को कंप्लीट किया है। सो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट, तो ये 2 टर्म्स जो हैं आपके इस मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने में आप उसको ऐड कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब कि जो मैनेजमेंट है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ देखते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यस, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। व्हाई इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? बिकॉज अगर मैनेजमेंट में गोल ही नहीं होगा, यानी आप जो प्लान कर रहे हैं उसमें अगर आपने प्लानिंग ही नहीं की है, आपने कुछ टारगेट ही फिक्स नहीं किया है, तो वो आपका जो है रिजल्ट लेस रहेगा आपका मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट शुड बी अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। यानी आपने एक सपोज़ आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपने उसमें ये डिसाइड किया कि मुझे 6 मंथ्स में इतना प्रॉफिट अचीव करना है, या मुझे 1 डे में इतने जो हैं पैकेट्स को प्रिपेयर करना है, रेडी करना है। तो ये आपका क्या हो गया? गोल ओरिएंटेड हो गया। तो आपको अपनी सारी प्लानिंग उस टास्क को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करनी होगी, राइट। नाउ द second point of this first chapter or the characteristics of this management is all pervasive. So the activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, right? So management जो है मतलब इसमें ये characteristics बता रहे हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं, जो जिस तरह का भी बिज़नेस होता है, चाहे वो आपका स्मॉल स्केल बिज़नेस हो, लार्ज स्केल बिज़नेस हो, आपका सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, किसी भी तरह का, तो उसमें आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या होने चाहिए? फॉर ऑल
मीन्स फॉर कॉमन फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये मैनेजमेंट होगा, इस तरह के इस बिजनेस के लिए ये मैनेजमेंट होगा। नो, इट्स कॉमन फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। नाउ नेक्स्ट थर्ड इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। आपको हेडिंग से क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। सो मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल मतलब कि मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज़ 3 मेन डायमेंशंस। तो मल्टी डायमेंशनल मतलब ये किसी एक एक्टिविटी तक नहीं रहता, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ रहता है। जैसे पहली एक्टिविटी देख रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क। All the organization exist for the performance of some work. In a factory, a product is manufactured. In a garment store, customers needs it satisfied. मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यहाँ पर हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो काम के लिए, जिस तरह की आपकी टास्क है, जिस तरह का आपका वर्क है, उसके अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट जो प्रिपेयर करना होगा, यानी उसके अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट होगा। वी कांट से दैट कि देर इज़ अ वन मैनेजमेंट और देर इज़ अ वन थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट एंड विच वी कैन इम्प्लीमेंट इन एवरी सेक्टर। नो, इट्स रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ द वर्क, वी हैव टू प्रिपेयर अ type of management. We have to prepare a management. Second one is management of people. Human resources or the people are in organization's greatest assets. यानी आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जितने भी आपके पास लोग हैं, रिसोर्सेज मतलब जितने भी साधन हैं, वो आपके सबसे बड़े एक एसेट का काम होते हैं। यानी अगर आपके पास में स्किल है, आपके पास में कैपिटल नहीं है, लेकिन आपके पास में स्किल है, आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में एक काम करने का जोश है, पैशन है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। सो गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल, यानी कम सोर्सेज में एट अ मिनिमम कॉस्ट वी हैव टू अचीव अवर टारगेट। कम सोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना, ये हमारा मैनेजमेंट होना चाहिए। सो दैट इज़ कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ people. Now come to the third point of this, management of operation. No matter what the organization, it has some basic product or services to provide in order to survive. This requires a production process which entail the flow of input material and technology for the transforming this input into the desired output for consumption. मतलब इन सिंपल टर्म्स में अगर आप इसको समझें कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी अलग अलग आपके जो टास्क हैं, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें जिस तरह का काम होता है, जिस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके हिसाब से भी मैनेजमेंट जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है। यानी अगर मान लीजिए आप एक ऑफिस रन करते हैं, या आप एक ऑनलाइन बिजनेस रन करते हैं, या आप एक फैक्ट्री में काम करते हैं, या आप एक की फैक्ट्री है, तो अकॉर्डिंग टू दैट बिजनेस आपको अपने बिजनेस अपना जो मैनेजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। नाउ कम टू द फोर्थ मेन पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। येस, इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स नेवर एंडेड प्रोसेस। ये कभी ख़त्म नहीं होता, कहीं पे रुक नहीं सकता, क्योंकि इसमें हमेशा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व रहता है। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमेशा इस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट बनाकर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रेम कर सकते हैं। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। येस, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, क्योंकि जैसे आपने इसे फोर्थ प्रीवियस पॉइंट में देखा कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। सेम एज जब ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं तो एक ग्रुप फॉर्म होता है। तो मैनेजमेंट जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि सिंगल पर्सन किसी भी तरह का मैनेजमेंट नहीं रन कर सकता। उस मैनेजमेंट को रन करने के लिए उसे बहुत सारे सोर्सेज चाहिए होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स चाहिए होते हैं। वो पार्ट जब एक साथ मिल जाते हैं और प्रॉपर वर्क करते हैं तो एक वो सक्सेसफुल मैनेजमेंट की हिस्ट्री क्रिएट करता है। सो यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम कि आप अगर सेंटर में देखेंगे तो यहाँ आपको बता रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब आपका जो लेबर होता है,
वो फाइनेंशियल मतलब आपका जो कैपिटल होता है, और फिजिकल मतलब हम यहाँ लेबर ले सकते हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज में हम यहाँ पर अपने जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जैसे कि किसी भी टास्क को करने का जो एक पैशन होता है वो ले लें, और फिज़िकल में हम यहाँ लेबर ले लेते हैं, और इन्फॉर्मेशन में हमारी जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें के साथ में जब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग मतलब डायरेक्शन और जो कंट्रोलिंग मिल जाता है, तो एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो एक अपना सामने लेकर आता है। Then next is sixth one is a management is a dynamic function. Yes, it's a dynamic function. Why it's a dynamic function? Because अगर एक अच्छा मैनेजमेंट हुआ, यानी एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट हुआ, तो वो एक अलग ही पिक्चर क्रिएट करता है, यानी उस टास्क की एक अलग ही पिक्चर क्रिएट करता है, जिसमें वो बहुत सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि आपका सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल फैक्टर, यानी आपके जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स हैं, इनके ऊपर उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक डायनेमिक एक्टिविटी भी है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल प्रोसेस। मैनेजमेंट जो है वो एक इनटेंजिबल प्रोसेस है। इनटेंजिबल मतलब जो कभी हमें दिखती नहीं है, जो हमारे आँखों के सामने है लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको फील नहीं कर सकते, हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये हमारा मैनेजमेंट है और ये सामने रखा हुआ है, इसको हम यूँ उठा कर यहाँ रख देते हैं। नो, सो बिकॉज इट्स एन इनटेंजिबल एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट आप देखेंगे कि हमारी लाइफ में हर जगह होता है, चाहे वो स्किल्ड वे में हो, चाहे वो अनस्किल्ड वे में हो। तो ये हमारा मैनेजमेंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, राइट। अब मुझे ऐसा लगता है कि इसके थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोस होने चाहिए ताकि आप टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाएँ। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले जो मेरे अगले वीडियोस हैं, अभी मैं आपके साथ में अपना प्लान भी डिस्कस करने वाली हूँ, तो वो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो जो है वो स्किप ना हो। देखिए मेरी प्लानिंग ये है कि एक चैप्टर के छोटे छोटे कई तरह के वीडियो बनेंगे, जिसमें कि एक एक टॉपिक को या दो दो टॉपिक को कवर किया जाएगा, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो और आप उसमें बोर फीलिंग ना करें। तो वीडियो को मतलब पूरा कंप्लीट देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव और उसका अगला पार्ट लेंगे, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद उसके अगले वीडियो में केस स्टडीज़ को डिस्कस किया जाएगा। केस स्टडीज़ इस चैप्टर की से रिलेटेड, यानी इस टाइप की प्लानिंग है कि एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद उसकी केस स्टडीज़ और उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस का भी वीडियो जो है वो आपको मिलेगा। तो केस स्टडीज़ को और एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आपको सारे वीडियोस को प्रॉपर देखना होगा, अच्छे से स्टडी करना होगा, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज आती हैं तो उनको भी क्लियर करना होगा, तभी जाके जो है आप अपनी सारी केस स्टडीज़ को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारा अगला टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट।